दोस्तों, एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गांव में एक बेवा, गरीब माँ की 4 बेटियां बिन शादी के पेट से कैसे हो गईं? इस बच्चे के बाप कौन हैं? ये वाकया सारे गांव वालों को हिलाकर रख दिया। कैसे एक ही घर के 4 जवान बेटियां हाला कैसे हो गईं? यह दिल दहला देने वाला वाकया जरूर सुने। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बेवा औरत थी जिसके साथ खूबसूरत बेटियां थीं। उसका बेटा कोई नहीं था और सातों ही बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। इस बूढ़ी औरत की सातों बेटियां ही बहुत नेक थीं। इस औरत ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई थी। उनकी जिंदगी में कयामत तब आई जब उस बूढ़ी माँ की बड़ी 4 बेटियां हाला हो गईं। और हैरत की बात तो यह थी कि इन 4 बेटियों को पता ही नहीं था कि उनके साथ यह गलत हरकत किसने की है। और जब इस कहानी का खुलासा होगा कि इन 4 लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपके पैरों में से जमीन खिसक जाएगी। कहानी कुछ यूं है कि एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने दरबार में बैठा सभी फरियादियों की फरियाद सुन रहा था। इन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई, जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बादशाह बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा कि अम्मा, आपको क्या परेशानी है? इस बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ देखा तो खामोश हो गई। वजीर गुस्से से बोला कि ए अम्मा, आप बताइए, आपकी परेशानी क्या है? आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आप परेशानी बताइए ताकि हम इसका हल निकाल सके। बूढ़ी औरत बादशाह से रोकर कहने लगी कि बादशाह सलामत, मेरा जो मसला है मैं वह सबके रहते हुए सबके सामने नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आपको अकेले को ही बताऊंगी, क्योंकि मैं बेवा औरत हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूँ। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने आपको बताती हूँ तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल को कोई मसला ना हो जाए, कोई आधी रात को मेरे घर ना घुसाए। इसीलिए मैं आपको अपनी परेशानी अकेले में बताना चाहती हूँ। वह बादशाह काफी परेशान होकर सोचने लगा कि यहाँ इतने बड़े बड़े मसले लेकर लोग आए हैं और उन्होंने सबके सामने बताया है। आखिर इस औरत का ऐसा क्या मसला है कि यह औरत सबके सामने ने क्यों नहीं बताना चाहती? बादशाह बोला कि आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। ये सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह दुखी बूढ़ी औरत रोकर बोली कि नहीं बादशाह, सलामत नहीं, मैं आपको अकेले ही वह बात बताऊंगी। तो बादशाह उठ खड़ा होता है और कहता है कि इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि यह बात मुझे अपनी बता सके। अब 2 सिपाही उस बूढ़ी औरत को बादशाह के कमरे में ले जाते हैं। बूढ़ी औरत जब अंदर आती है तो बादशाह उसे कहता है कि ए अम्मा, अब बताइए कि आपकी क्या परेशानी है। वह बूढ़ी औरत बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लग जाती है। बादशाह कहता है कि अम्मा, आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। मेरा दिल बैठा जा रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे अकेले बुलाया, कि मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बादशाहत में कोई इतनी दुखी औरत हो और मैं आपका दुख जानकर आपके दुखों पर मरहम न रखूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मुझे अपना दुख बताइए। वह बूढ़ी औरत रोकर कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरे शौहर को वफात पाए अरसा गुजर चुका है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं लोगों के अमीर घरों में जाकर बर्तन धोती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ और उनके घरों में काम करती हूँ। और इन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, उसी में से मैं अपना घर चलाती हूँ और उसी से अपना घर चलाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैंने कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया कि मैं ऐसी गुर्बत की जिंदगी जी रही हूँ। मेरी 7 बेटियां हैं, पर्देदार हैं। वह कभी भी घर से बाहर नहीं जाती और हमेशा अपने सरों पर दुपट्टा रखती है। मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी उम्मीद से है, तुम्हारी बेटी पेट से है। ये बात सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक जाती है कि मेरी बड़ी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई, तो यह हाला कैसे हो गई। मैं जब अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसे मारने पीटने लगी कि बताओ किसके साथ तुमने यह मुंह काला किया है और यह बच्चा किसका है। जब मैंने अपनी बेटी को काफी मारा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि ये अम्मा, मैं नहीं जानती कि यह बच्चा किसका है। ए मेरी प्यारी अम्मा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ बात तक नहीं की।
मैं कभी घर से अकेली बाहर नहीं गई। मैंने कभी किसी के साथ आंख नहीं मिलाई। ए मेरी अम्मा, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया है। वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती है कि बादशाह सलामत, मैंने इस बेटी को पैदा किया था। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही, और उसके कुछ दिनों बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही। वह बूढ़ी औरत बादशाह को वाकया सुनाते हुए रोने लगी कि बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मारे मजबूर के इस बच्चे की परवरिश करनी शुरू कर दी। इसके 2-3 माह बाद मेरी छोटी बेटी हमला हो गई। जब मैंने उसको डॉक्टर के पास लेकर जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी ये भी पेट से है। और डॉक्टर की यह बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ ये सब कौन कर रहा है। हमारे घर पर भी कोई नहीं आता है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती हैं। मैंने अपना वाकया अल्लाह पर छोड़ दिया कि यह अल्लाह मुझे इस बात का पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को पैदा किया। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी उम्मीद से हो गई और फिर मेरी चौथी बेटी जो 14 साल की थी वह पेट से हो गई। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा कि मेरे घर पर यह क्या हो रहा है। इस दुखी माँ का यह वाकया सुनकर राजा हक्का बक्का हो जाता है कि यह कैसा वाकया सुना रही है। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाकर बादशाह के पांव पकड़ लेती है कि ए बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ यह गलत हरकत कौन कर रहा है। बादशाह सलामत, मेरी बेटियों के मुजरिम को आप पकड़। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे जरा पता नहीं चला कि वह इंसान कब आता है। हमारे घर उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बादशाह सलामत पूरी कहानी सुनकर कहने लगा, ए अम्मा, तुम अब बोल रही हो। तुम्हारी चौथी बेटी के साथ यह हरकत हुई है। तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ गलत हरकत हुई थी। अगर तुम उस वक्त यह बात बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ यह सब कुछ ना होता। मगर जब तुम जैसे गरीब लोग होते हैं, वह लोगों की बदनामियों से डरकर ये जहर पी लेते हैं और फिर वही जहर तुम्हारे अंदर काटता रहता है। तुम्हें जब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, फिर तुम लोग आकर बताते हो कि यह मसला हो गया है। और अम्मा, तुम भी उन लोगों में से हो जो अब आई हो। वह बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करती है कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ। जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरी बेटियों के मुजरिम का पता लगना चाहिए कि वह कौन है। बादशाह सलामत बहुत ही नेक दिल मेहरबान थे। कहने लगे कि अम्मा, अब तुम घर जाओ। अब यह परेशानी तुम्हारी नहीं है, अब यह परेशानी मेरी है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी सल्तनत में कोई औरत इतनी दुखी हो। कोई दरिंदा गरीब औरत पर जुल्म कर रहा है और मैं चैन की नींद सो लूं। मेरे बादशाह होने पर लानत है, इसलिए आप अपने घर जाइए। अब यह परेशानी मेरी है। वह बूढ़ी औरत वहां से खामोशी से अपनी चादर लपेटे हुए वहां से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। अब बादशाह सलामत वहां से निकलकर वापस आकर बैठ गए और बाकी तमाम लोगों के मसाइल सुनने लगे। लेकिन बादशाह का ध्यान उसी औरत की तरफ था कि इस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। बादशाह लोगों के मसाइल सुनकर जब फ्री होता है तो वह अपने कमरे में वजीर को बुलाता है। वजीर जब बादशाह के चेहरे पर आई परेशानी देखता है तो वह पूछता है, कैसी कौन सी बात बताकर गई है वह बूढ़ी औरत जिसकी वजह से आप ये इतने परेशान हो गए हैं। बादशाह कहने लगा कि मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं और यह भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे सामने खुल गया तो हम उसको सख्त सजा देंगे। वजीर भी परेशान होकर बोला कि बादशाह सलामत, बता दीजिए कि क्या मामला है। फिर बादशाह सलामत इस वजीर को सारा वाकया बता देता है और कहता है कि कोई दरिंदा है जो इस औरत के घर पर दीमक की तरह लग गया है और इस दरिंदे शख्स का इतना मन बढ़ चुका है कि वह इस बेवा औरत की 4 बेटियों को इस दरिंदे ने हामिया कर दिया है और इस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को बच्चे पैदा हो चुके हैं और छोटी बेटी इसकी हमला है। इस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा कि इस बूढ़ी औरत के घर कौन आता है, किस वक्त आता है। इसके बाद बादशाह सलामत और वजीर सोचने लग जाते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वजीर कहता है कि यह बादशाह सलामत, मेरे मन में एक तरकीब आई है।
बादशाह कहता है कि जल्दी बताओ कौन सी तरकीब है। वजीर कहता है कि ये बादशाह सलामत दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए मैं आपके कान में ये बात बताऊंगा। तो वजीर बादशाह सलामत के कान में कुछ कह देता है, यानी कोई तरकीब बताता है जो बादशाह सलामत को भी पसंद आ जाती है। इसके बाद वह वजीर एक बकरी लेकर इस बूढ़ी औरत के घर पर चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बज रहे होते हैं। वजीर इस बूढ़ी औरत के घर चला आता है। बूढ़ी औरत वजीर को देखकर कहती है कि ए वजीर, आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? वजीर बोला कि जो परेशानी आप बादशाह सलामत को बताकर आई है, इस बात से बादशाह सलामत बहुत ही परेशान है। बूढ़ी औरत बोली कि आपके हाथ में यह जो बकरी है, आप इसका क्या करोगे? वजीर बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या करना है। अंदर आकर वजीर बूढ़ी औरत से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चारा बनाकर इस दरिंदे को खिलाएंगे। बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुप करके देखती रहना कि वह दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा। इसीलिए आप तमाम लोग आराम से सो जाइएगा। अगर हमारा ये काम कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा कि वह दरिंदा कौन है। इसके बाद वजीर इस बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और घर की छी पर इस बकरी को बांध देता है और फिर चुपके से इस घर से बाहर चला जाता है। और वजीर जाते हुए इस बूढ़ी औरत और इसकी बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाइएगा। ये मत सोचिए कि आप लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा। और वजीर 2 सिपाहियों को बोल देता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा लगाव। वजीर बूढ़ी औरत और उन लड़कियों को तमाम बात समझा देता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि हमने जाल बिछाया हुआ है। उसके बाद वजीर बादशाह के पास महल में चला जाता है। बादशाह उसी बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है। बादशाह वजीर से कहता है कि ए वजीर, तुमने इस बकरी को वैसे ही पहुंचा दिया है जैसे हम चाहते थे। तो वजीर बोला कि जी बादशाह सलामत, मैंने इस बकरी को वहीं पर बांध दिया है और अपने मकसद के मुताबिक मैं सारा काम कराया हूँ। वजीर कहने लगा कि यह बादशाह सलामत, अब आप भी जाइए। बादशाह कहने लगा कि मैं कैसे सो सकता हूँ, वह मजलूम औरतें हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। मुझे ऐसे में नींद नहीं आएगी जब तक मैं इस जालिम शख्स को पकड़ के उसको सज़ा ना दे दूँ। बहरहाल जब आधी रात का वक्त आता, यह बादशाह सलामत, अब आप भी जाइए। बादशाह कहने लगा कि मैं कैसे सो सकता हूँ, वह मजलूम औरतें हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। मुझे ऐसे में नींद नहीं आएगी जब तक मैं इस जालिम शख्स को पकड़ के उसको सज़ा ना दे दूँ। बहरहाल जब आधी रात का वक्त आता है तो उस बूढ़ी औरत के घर के आसपास एक साया सा लहराता है। वह शख्स घर की छत पर आता है और छत में से वह सहन में आ जाता है। बकरी ने छत पर जब किसी शख्स को देखा तो बकरी एकदम से चिल्लाने लगी। उस वक्त आधी रात का वक्त हो चुका था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और आधी रात को बकरी की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। जो सिपाही छुपकर पहरा दे रहे थे, उन लोगों को जो बकरी की आवाज़ सुनाई दी तो उन लोगों को पता चल गया कि घर में कोई दाखिल हो चुका है और मकसद यही था कि इस बकरी को छत पर बांधने का, कि इस घर में जो कोई शख्स भी आएगा बकरी उसको देखेगी और बोलने लगेंगी। बकरी की आवाज़ सुनकर सिपाही चौकन्ना हो जाएंगे। जब वह शख्स घर के कमरे में आया तो सिपाहियों को भी पता चल गया बकरी के बोलने से, और बाकी इन बुढ़िया औरत और उसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बकरी बोल रही है। इसका मतलब है कि घर में कोई घुस आया है। वह भी चौकन हो जाती है। बकरी की आवाज़ सुनकर सिपाहियों को भी पता चल जाता है और सिपाही घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब आने वाले शख्स ने घर में सबको जागते हुए देखा तो वह पीछे की तरफ भागने लग जाता है और पीछे से वह 2 सिपाही आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। इस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि इस आदमी को कोई पहचान ना सके। जब इन सिपाहियों ने इस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां हैरान हो गईं। बेटियों को लेकर आखिरकार सुबह हो गई। बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वह आदमी घुटने टेक कर बादशाह के सामने बैठा हुआ था। इस आदमी के हाथों को हथकड़ियां लगी हुई थीं। इस वक्त इस आदमी का चेहरा ढा हुआ। वह बूढ़ी औरत और उसकी बाकी 7 बेटियां भी जाती हैं। बादशाह सलामत बाकी तमाम लोगों को बाहर भेज देते हैं। अब सिर्फ वह मुजरिम, बादशाह सलामत और वजीर और बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटी वहां पर मौजूद थीं। बादशाह सलामत उस शख्स से कहने लगा कि क्यों भाई, अब इतना तो बता दे
कि तुझे मेरा खौफ नहीं रहा कि जब यह तुम्हारा मुजरिम पकड़ा जाएगा तो तुम्हारी सज़ा मौत से कम नहीं होगी। बादशाह सलामत इन सिपाहियों से कहता है कि इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाया जाए, ताकि मैं भी तो देखूं कि मेरी सल्तनत में इतनी हिम्मत किसकी हो गई है जो इस मजबूर बूढ़ी औरत की 4 बेटियों को हाला कर दे। जब इसके चेहरे से नकाब हटता है तो वह बूढ़ी औरत करीब आकर उसके मुंह पर थूक है और कहती है कि ए दरिंदे, इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी बेटियां तेरी बेटियों के जैसी हैं। यह तेरी सगी भतीजा है। इनके साथ तुमने ऐसी गंदी हरकतें की है। जो चाचा होता है वह बाप के सामान होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी भतीजियों के साथ ऐसा करते हुए? भतीजी, क्या बेटी, क्या यह तूने क्या जुर्म कर दिया है? बूढ़ी औरत अपने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और बादशाह गुस्से से कहता है कि अगर कोई गैर होता तो हम समझते तुम सगे चाचा हो, बाप की तरह हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें गैरत नहीं आई? अरे चाचा, क्या बाप, क्या उनके बाप इस दुनिया में नहीं थे? और चाचा की जिम्मेदारी थी कि अपनी भतीज का ख्याल करता, उनके रिश्तों की फिक्र करता, और तुम चाचा ही डाकू बने रहे। इसके बाद भी वह शख्स कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, मैं इन लड़कियों का चचा हूँ। ये हमारे घर का मामला है, आप हमारे घर के मामले से दूर रहे। बादशाह सलामत अपनी तलवार निकालकर उसके सर के ऊपर रख देता है और कहता है कि सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तब उस शख्स के चेहरे पर खौफ आता है और वह बताता है कि यह बादशाह, हम 2 भाई थे। मेरा भाई मुझसे बड़ा था। मेरे भाई की तो शादी हो गई। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी बहुत फिक्र करता था, क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। लेकिन जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई, उसकी बेटियां हुईं, उसके सर पर तमाम जिम्मेदारी आ पड़ी, तो मेरे भाई का ध्यान मुझ में से कम हो गया और अपने घर वालों पर ज्यादा हो गया। और तब मेरे भाई का ध्यान मुझ में से हटने लगा और अब वह सारा ध्यान अपनी बीवी और बेटियों पर देता था। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए नफरत पैदा होती गई कि मेरा भाई ऐसा क्यों करता है, और भाई से नफरत करने के नतीजे में मैं अपनी भाभी और भतीजी से भी नफरत करने लगा। इसके बाद मेरा भाई वफात पा गया। जब मेरे बड़े भाई की बेटी बड़ी जवान हुई तो वह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा दिल इस पर आने लगा। मेरी नीयत जब खराब होने लगी तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दें, लेकिन भाभी ने मेरी बात ना सुनी। मेरी भतीजा जवान थी, उनकी शादियां नहीं हो रही थीं, खूबसूरत भी थीं। जब मैं अपनी भतीजियों को देखता था तो मेरे दिल में गंदगी पैदा हो जाती थी। मेरा दिल मुझे मजबूर करता था कि मेरी खूबसूरत भतीजी है, ये बाहर जाएंगी, इनकी शादियां होंगी तो मैं खुद ही उनके साथ ये गलत हरकत कर लूं। इसके बाद मेरे दिल में शैतान पैदा हो गया। मैं एक हकीम के पास गया और उसे कहा कि मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियां दो जिससे सूंघने के बाद तमाम लोग सो जाएं और सो जाने के बाद कोई भी हरकत ना कर सके। बस इसी तरह ही तब से ही मैं वह जड़ी बूटियां लेकर घर की छत की तरफ से सहन में आ जाता और भाभी भी और उसकी बेटियों को वह जड़ी बूटियां सूंघा देता। उनको सूंघने से वह 4-5 घंटों के लिए बेहोश हो जाती थी और जिसके साथ मैंने बदका करनी होती थी उसके साथ बदका कर लेता था और फिर उसको इसी हाँ में छोड़ देता था, जैसे उसको पता ही ना चले। उसको वैसे कपड़े पहना देता और फिर मैं घर वापस आ जाता। और जब मेरी भतीजी सुबह उठती थी तो उनको मालूम भी नहीं होता था कि उनके साथ क्या हुआ है। और यही काम मैं कई सालों से कर रहा था। लेकिन अगर मैं इस वक्त छत पर बकरी को देखकर समझ जाता कि यह बकरी मुझे चारा बनाने के लिए, मैं वापस चला जाता। मैंने सोचा कि मेरी भाभी ने दूध लेने के लिए यह बकरी खरीदी है और छत पर बांध रखी है। मैंने इस वक्त बकरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ध्यान तो बदका की तरफ था। इसके बाद जब वह शख्स अपना सारा गुनाह मान लेता है, अपना जुर्म तस्लीम कर लेता है, तो बादशाह सलामत वजीर को इशारा करता है। वजीर अपनी तलवार निकालकर उस शख्स का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद उसका जिस्म थोड़ी देर के लिए तड़पता है और फिर सजा के तौर पर ठंडा हो जाता है। इस तरह दरिंदे शख्स को इस जालिम चाचा को सजा मिल जाती है। फिर बादशाह सलामत इस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर कहता है कि ए अम्मा, अगर आप मुझे बता देती तो आपकी बाकी 3 बेटियों को यह दुख ना झेलना पड़ता। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आपकी इन 4 बेटियों को वह खुशियां में दिलवा हंगा जिनकी यह हकदार है।
फिर बादशाह सलामत अपने सिपाहियों में से 4 सिपाही, जो बहुत ही समझदार सुलझे हुए होते हैं, उन 4 सिपाहियों से इन 4 लड़कियों की शादी करवा देता है और बहुत सारा माल और दौलत, पैसा भी साथ देता है। इसके बाद वह बूढ़ी औरत रोकर बादशाह का शुक्रिया अदा करती है। बादशाह सलामत कहता है कि अब आप बेफिक्र हो जाएं। जब आपकी बाकी 3 बेटियां जवान हो जाएंगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं इनके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर इनका रिश्ता करवा दूंगा। यह थी एक इंसाफ पसंद बादशाह की कहानी और ऐसे दरिंदे चाचा की कहानी जो चाचा बाप की तरह होता है। इस कहानी से एक सबक भी सीखने को मिलता है कि अगर किसी पर किसी तरह का भी कोई जुर्म हो रहा है, कोई मजलूम है, तो उसको अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर वह शख्स कमज़ोर रहेगा और बाकी दुनिया वालों के डर से खामोश रहेगा तो दुनिया उसको नोच कर खा जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर कर दें और हमारे इस चैनल पर सबक आमोज़ कहानियों अपलोड की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।